हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा लेक्चर 1 होगा। इसमें 11th क्लास में केमिस्ट्री की आप इसको एंट्री कह सकते हैं। इसमें हम लोग शुरू करेंगे मैटर से कि भाई मैटर क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, आपको सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ अगर डेफिनेशन बुक्स में दी गई हैं तो आपको उसके कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। डेफिनेशन का सबसे मेन पॉइंट होता है कीवर्ड्स, यानी कोई भी चीज़ लिखते डिफाइन करते समय आपको अगर वो कीवर्ड्स आपने मिस किए हैं तो फिर वो डेफिनेशन गलत मानी जाएगी। ठीक है। देखते हैं मैटर क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड possesses mass and the presence of which can be felt by one or more five senses। तो आपको इसमें कितनी बातें नज़र आ रही हैं? बोलो कि 3 बातें नज़र आ रही हैं। कैसे? तो देखो, हमें ध्यान देना है कि मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास पजेस करती है, उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट मास होता है, और जिसको हम किसी ना किसी अपने सेंस से फील करते हैं, दैट इज मैटर। तो ये 3 इसके कीवर्ड्स हैं कि ऑक्यूपाई स्पेस, possesses mass and its presence can be felt। ओके। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करें मैटर के, तो बेसिकली 3 इसके जो मेजर फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। A substance is said to be solid if it possesses, ध्यान देना, definite volume and definite shape। उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, कुछ डेफिनेट रहता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस आप ले लो, और उसका शेप भी फिक्स रहता है। ठीक, वो अपने आप चेंज नहीं होता, उसका वॉल्यूम अपने आप चेंज नहीं होता, वो डेफिनेट है। लेकिन लिक्विड अगर है तो ऐसा सब्सटेंस लिक्विड कहलाएगा इफ़ इट possesses डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है। अगर आपने 100 ml वाटर लिया है तो उसका वॉल्यूम डेफिनेट 100 ml है ना। उसको रखने के लिए कम से कम जो वेसल आप लोगे वो 100 ml का होना चाहिए, नहीं तो वाटर फिर ओवरफ्लो कर जाएगा। तो एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, बट उसका शेप डेफिनेट नहीं है। मतलब आप उस 100 ml वाटर को चाहे ग्लास में रखो, हम्म, चाहे कप में रखो, चाहे बड़े से एक जार में रखो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप कैसा भी कंटेनर यूज़ कर लो, वो शेप वैसे ही गेन कर लेगा। हालांकि उसको पूरा फिल नहीं कर पाएगा, भाई जितना उसका 100 ml अगर है, मान लो अगर आपने 200 ml का कंटेनर लिया है तो उसको आधा ही फिल कर पाएगा। हम्म? लेकिन हाँ, वो जैसा भी शेप आप कंटेनर का लोगे उसी हिसाब से वो उसमें एडजस्ट होगा। ठीक है, शेप जैसा भी हो। तो यानी कि वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लिक्विड का, बट शेप डेफिनेट नहीं होता। गैस वो सब्सटेंस होता है जिसमें कि न तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और न ही डेफिनेट शेप। इसका मतलब कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस को एक छोटे से कंटेनर में भी पूरा कंप्रेस करके भर सकते हो, हुँ? या फिर आप उसको एक बलून में सेम अमाउंट ऑफ गैस को फिल कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट सेम अमाउंट ऑफ गैस डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम ले सकती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप ले सकती है। तो ना उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है गैस का, ना ही डेफिनेट शेप होता है। ठीक है। देखिए, ये आपने पढ़े वो 3 इसके बेसिक फिजिकल स्टेट्स हैं। फोर्थ फंडामेंटल स्टेट होता है वो है प्लाज्मा स्टेट। क्या होता है प्लाज्मा स्टेट? ये फोर्थ फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर है। इट कंसिस्ट ऑफ आयंस। आप लोगों ने 10th तक पढ़ा तो होगा ना, कैटायंस और एनायंस होते हैं। जैसे मान लो कोई भी अगर आप, जैसे मैं ऑक्साइड आयन ले रहा हूँ तो ये आयन है, क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन है, सोडियम Na पॉजिटिव सोडियम आयन, तो ये सब क्या डिफरेंट आयंस हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, जो एटम होता है, एटम का जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, न्यूक्लियस से बाहर वाले पार्ट में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है एटम्स में। हम्म? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का एक कलेक्शन है, वो ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना ही गैस है।
उसे हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल स्टेट है फोर्थ, लेकिन ना इसको हमको डिटेल में स्टडी नहीं करना। डिटेल में तो हमको जो हमारे कोर्सेज में है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस ही है। बट ठीक है, आपको बात पता होनी चाहिए थी, मैंने बता दी इसलिए। और भी डिफरेंट स्टेट्स हैं। मैनी इंटरमीडिएट स्टेट्स आर नोन टू एग्जिस्ट सच एज लिक्विड क्रिस्टल। अब ये देखो, इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टी भी होती है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है। लिक्विड की तरह होने की वजह से फ्लो वाली प्रॉपर्टी शो करता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होने की वजह से एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट शो करता है। तो इस तरह का स्टेट ना तो प्योरली लिक्विड है ना तो प्योरली सॉलिड है, जिसको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, सम स्टेट्स ओनली एग्जिस्ट अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये फिफ्थ फंडामेंटल स्टेट है प्लाज्मा स्टेट के बाद। और भी है न्यूट्रॉन डीजेनरेट मैटर, कॉर्क ग्लून प्लाज्मा। खैर ये सब आपको डिटेल में स्टडी करना नहीं है अपने 11th और 12th 10+2 करिकुलम में। आपको मेन ध्यान देना है सॉलिड, गैस और लिक्विड पे। और हाँ, ये पता होना चाहिए कि अदर स्टेट्स ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात करें, द थ्री स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टिबल। ये ध्यान देना। कैसे? बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप टेम्परेचर प्रेशर बदलोगे तो आप एक स्टेट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे लिक्विड स्टेट से आप गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये मतलब कोई भी चीज़ आप एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे जब आप सॉलिड से लिक्विड जाते हो आप कहते हो मेल्टिंग प्रोसेस, लेकिन आप जब लिक्विड से वापस सॉलिड आते हो उसे कहते हो फ्रीजिंग प्रोसेस। जब आप सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो, उसको सब्लिमेशन कहते हो। इन प्रोसेसेस का नाम है। और जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है उसको डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना एक्चुअली बॉइलिंग कहलाता है। बॉइलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में एक बेसिक डिफरेंस होता है। इवेपोरेशन से जो चीज़ बनती है उसको वेपर कहते हैं और बॉइलिंग से जो बनता है उसे गैस कहते हैं। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कंडेंसेशन ऑफ गैस कहते हैं। यानी कि ये तीनों स्टेट्स हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं और अलग अलग जो प्रोसेसेस के नाम हैं वो आपको पता होने चाहिए। आगे बात करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। देखो, गैस और वेपर वैसे एक ही जैसे स्टेट्स होते हैं, बट एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में जो हमें पूछा जाता है। वेपर रिप्रेजेंट्स, वेपर्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंट्स अ गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बात को समझो, कोई भी सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड है, ठीक, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में आपको गैस स्टेट में दिखाई दे रहा है तो उसको आप उस वक्त वेपर कहेंगे। वेपर। जैसे मान लो, ये बताओ वाटर रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? वाटर रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? तो बोलो कि वाटर तो लिक्विड होता है ना भाई। वाटर का H2O जो है, H2O तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वेपराइज भी करता रहता है। अगर आपको फास्ट इवेपोरेशन करना है तो आपको उसको बॉईल करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग प्रोसेस कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी थोड़ा बहुत उसमें इवेपोरेशन होता रहता है और वो H2O किस में कन्वर्ट होता रहता है? H2O गैस में। बट उसको हम गैस नहीं कहेंगे। ठीक है ना। देखो, गैस क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे H2O मेनली H2O लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो H2O गैसियस स्टेट में भी है। तो गैसियस स्टेट में तो है, लेकिन इसको एग्जैक्टली गैस ना कह के हम वाटर वेपर्स कहेंगे। ठीक है ना। और जरा सोचो, ये रूम टेम्परेचर पे अगर लिक्विड नहीं रहता, गैस ही रहता, तो हम उसको
गैस कहते हैं, ना कि वेपर कहते हैं। जैसे मान लो अमोनिया, अमोनिया अमोनिया को हम गैस कहते हैं, अमोनिया वेपर नहीं होता। ऑक्सीजन O2 गैस कहलाती है, ऑक्सीजन वेपर नहीं होता। नाइट्रोजन N2 गैस कहलाती है, नाइट्रोजन वेपर नहीं होता। लेकिन वाटर गैस नहीं कहलाती, वाटर वेपर होता है। क्योंकि वाटर का जो मेन स्टेट है वो लिक्विड स्टेट है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे। बट रूम टेम्परेचर पे अमोनिया लिक्विड नहीं है, रूम टेम्परेचर पे O2 लिक्विड नहीं है, रूम टेम्परेचर पे N2 लिक्विड नहीं है। ये एग्जैक्टली रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैसेज हैं। तो गैस और वेपर में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जो रूम टेम्परेचर पे ऑर्डिनरी टेम्परेचर कंडीशंस पे गैसेस स्टेट में हैं वो गैसेस हैं। अ सब्सटेंस व्हिच इज इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर is called a gas but not vapor. It is stable and can be converted to liquid by cooling first and then applying pressure. मतलब गैस को तुम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, बट गैस को पहले क्या करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है, कूलिंग, और उसके बाद फिर उसमें हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, प्रेशर उसका बढ़ाना पड़ता है। तो वो गैस क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो गैस और वेपर में आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा सब्सटेंस जो एक्चुअली लिक्विड था उसका अगर तुम गैस स्टेट में फॉर्म देखोगे तो उसको गैस ना कह के वेपर कहोगे। बट ऐसा सब्सटेंस जो एग्जैक्टली लिक्विड था ही नहीं, गैसेस फॉर्म में ही था, उसको आप वेपर नहीं कहोगे, ऐसे सब्सटेंस को आप सीधे सीधे गैस कहोगे, ठीक है। तो कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं, जल्दी जल्दी सम अप कर लेते हैं। गैस, it is it is the state of a substance in which the evaporation from the liquid state is complete। बात को समझना, जब लिक्विड पूरी तरह वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो वो हम कहेंगे कि पूरी तरह जब कन्वर्ट हो गया प्रोसेस, अब वहाँ लिक्विड नहीं है बिल्कुल भी, अब केवल और केवल गैस है, ठीक है ना। जब केवल और केवल गैस बचेगी तो उसको हम गैस कहेंगे, न कि वेपर कहेंगे। तो वेपर क्या कहलाता है फिर, क्या वेपर प्योर नहीं होता? गैस एक प्योर सब्सटेंस है, एक मतलब एक प्योर स्टेट है उसका, गैस। बट वेपर एक प्योर स्टेट नहीं है, बात को समझो। It is a homogeneous mixture, it is a mixture, it is not a pure state, it is a mixture of a liquid particles in suspension with true gas। बात को समझना, वहाँ true gas भी present है of the same substance, और liquid particle के साथ वो suspended है। वेपर में जानते हो क्या है, वेपर में गैस मॉलिक्यूल्स के साथ उसके लिक्विड पार्टिकल एडजॉर्ब रहते हैं उसकी सरफेस पे। तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें उसका ट्रू गैस स्टेट भी है और साथ में उसमें लिक्विड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। वेपर, जैसे मान लो तो वाटर वेपर अगर कहीं प्रेजेंट है, वाटर वेपर एग्जैक्टली गैस नहीं है, क्योंकि उसमें गैसियस स्टेट के साथ साथ लिक्विड पार्टिकल्स भी हैं। बट अगर कोई गैस है, जैसे O2 गैस है, N2 गैस है, तो इस तरह की गैस में लिक्विड पार्टिकल नहीं प्रेजेंट है, वो प्योरली पूरी तरह से गैस में प्रेजेंट होता है वो सब्सटेंस। और ये जो गैसेस होती हैं वो हम आगे चल के गैस लॉस पढ़ेंगे, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ, एमंटन्स लॉ, ये सब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, गैसेस स्टेट में। तो गैस की जो लॉज होती हैं वो गैसेस फॉलो करते हैं, बट वेपर डू नॉट ओबे गैस लॉज, ठीक है। हीट सप्लाई at constant pressure increases the temperature of the gas, ठीक है। गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा अगर आप उसको हीट करते जा रहे हो तो, लेकिन हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए, कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करते हुए अगर आप हीट दे रहे हो, इट डज नॉट इंक्रीजेज द टेम्परेचर अप टू सैचुरेशन वेपर स्टेट। मतलब जो वेपर स्टेट होती है ना, उसके सैचुरेट होने तक कितना भी हीट उसको सप्लाई करो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन गैस को अगर हीट सप्लाई करोगे तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है गैस के कैरेक्टर में और वेपर के कैरेक्टर में, कि वेपर
अगर हैं वेपर का सैंपल हमारे पास है तो हीट सप्लाई करने पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन गैस का सैंपल का टेम्परेचर बढ़ेगा। देखिए, अभी मैंने बताया कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में एक बेसिक डिफरेंस होता है, जरा उस डिफरेंस को हम नोटिस कर लेते हैं। बॉइलिंग प्रोसेस और इवेपोरेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंस है, देखते हैं पॉइंट वाइज। बॉइलिंग अकर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर। आप अगर वाटर को बॉईल करते हो तो वाटर को जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉईल किया जाता है। यानी कि वाटर बॉईल होते समय 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, पूरा का पूरा बॉईल हो जाएगा, बट टेम्परेचर उसका 100 मेंटेन रहेगा, आप कितनी भी उसमें हीट देते रहो। यानी कि बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर कंडीशन पे होता है, चाहे किसी भी लिक्विड के लिए हो, वाटर के लिए नहीं, किसी भी लिक्विड के लिए हो। हाँ, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है, बट एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग प्रोसेस फिक्स टेम्परेचर पे होता है। अच्छा, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि वाटर का इवेपोरेशन 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है? बिल्कुल होता है। रूम टेम्परेचर पे होता है, 40 डिग्री पे होता है, 50, यानी 0 से लेके 100 तक हर टेम्परेचर पे वाटर इवेपोरेट करता है। लेकिन पर्टिकुलरली 100 डिग्री पर वो इवेपोरेट नहीं, उसको बॉइलिंग कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग डिफरेंस हो गया। अच्छा, बॉइलिंग क्विक प्रोसेस होती है, मतलब अगर आपको एक अमाउंट ऑफ वाटर को तुरंत गैस में कन्वर्ट करना है तो उसको बॉईल करो, क्योंकि इवेपोरेशन तो बहुत धीरे धीरे होगा। मतलब मान लो एक छोटी सी जो है, एक पतली सी, एक ऐसी मान लो प्लेट है, उसमें वाटर है। अगर आप उसको बॉईल नहीं करोगे ना, तब भी धीरे धीरे कुछ समय बाद वो पूरा का पूरा वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, खाली जाएगी वो जो भी प्लेट थी, कप थी छोटी सी, वो खाली हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। अगर आप उसको बॉईल कर दोगे तो एकदम देखते देखते पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। दूसरा फिर तीसरा पॉइंट ये है कि इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो तुम एक बड़ा सा जो वेसल लिए हो और उसमें कुछ वाटर लिए हो और तुम उसको हीट कर रहे हो। तुमने उसको गैस बर्नर के ऊपर रखा हुआ है और गैस बर्नर उसको हीट कर रहा है। ठीक है। तो तुम देखते हो बॉइलिंग जो है केवल सरफेस पे नहीं होती, वाटर जो है पूरा का पूरा थ्रू आउट द सिस्टम वो पूरी तरह उबलने लगता है। यानी सरफेस मॉलिक्यूल के साथ साथ अंदर वाले मॉलिक्यूल भी एकदम रैंडम मोशन में उबलने लगते हैं। तो ये जो थ्रू आउट दी लिक्विड लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बॉइलिंग प्रोसेस है पूरे के पूरे लिक्विड में हो रही होती है, सरफेस से लेके बॉटम तक पूरे वाटर सिस्टम में हो रही होती है, लिक्विड सिस्टम में हो रही होती है। लेकिन इवेपोरेशन जो है केवल लिक्विड सरफेस पे हो रहा होता है। यानी कि वेसल में जो लिक्विड है उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, केवल वो इवेपोरेट हो रहे होते हैं। ठीक है। बस सरफेस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और किसी भी टेम्परेचर पे वो वेपर स्टेट में थोड़े थोड़े कन्वर्ट होते रहते हैं, बट अंदर वाले मॉलिक्यूल्स नहीं कन्वर्ट हो रहे होते। लेकिन जब आप उसे गर्म कर रहे होते हो तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स भी बॉईल हो रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि थ्रू आउट द लिक्विड सिस्टम होता है बॉइलिंग, और इवेपोरेशन केवल सरफेस फेनोमेना है। अच्छा, आपने देखा होगा जब आप लिक्विड को बॉईल करते हो तो उसमें बबलिंग भी होती है, जो उसमें डिजॉल्व गैस होती है, लिक्विड में डिजॉल्व गैस भी होती है। तो जब आप उसको बॉईल करते हो तो वो गैस उसमें से निकलती है, तो वो बबलिंग के फॉर्म में निकलती है। जब आप किसी वेसल में लिक्विड को बॉईल कर रहे होते हो तो देखते हो उसमें हल्की हल्की छोटी छोटी जो है बबल्स बन रहे होते हैं। तो वो जो बबलिंग हो रही है वो बॉइलिंग का फेनोमेना है, बॉइलिंग के साथ होता है। लेकिन इवेपोरेशन देखो, धीरे धीरे सरफेस के मॉलिक्यूल्स निकलते रहेंगे, अंदर कोई बबलिंग नहीं होगी। ठीक है। बॉइलिंग में मैंने पहले बता दिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, मतलब अगर वाटर बॉईल कर रहा है तो 100 डिग्री पे रहते हुए वाटर बॉईल करेगा और कोई दूसरा किसी दूसरे टेम्परेचर बॉईल करेगा, लेकिन टेम्परेचर उसका एकदम फिक्स्ड है, कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस। लेकिन इवेपोरेशन तो भाई किसी भी टेम्परेचर पे हो रही है ना। वाटर की इवेपोरेशन तो मान लो 20 डिग्री पर भी हो रही है, 25 डिग्री पर भी हो रही है, 40 डिग्री पर भी हो रही है, 60 डिग्री पर भी हो रही है, 75 डिग्री पर भी, कितने किसी पे भी हो रही है। लेकिन बॉइलिंग तो 100 पे हो रही है ना केवल। तो इस बात का डिफरेंस है। ठीक। थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाय एन एनर्जी सोर्स, मतलब आपको हीट के लिए वहाँ पे एक एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी।
बट इवेपोरेशन में आपको थर्मल एनर्जी सप्लाई आप नहीं करते, सराउंडिंग से जो एनर्जी सप्लाई होती है उतनी ही एनर्जी से इवेपोरेशन अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियसली, धीरे धीरे, स्लोली। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पे बॉइलिंग और इवेपोरेशन का बता दिया। देखिए, इसके बाद ये फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर थे, इसके जल्दी से डिफरेंसेस को नोटिस कर लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस में डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप है सॉलिड का। डेफिनेट वॉल्यूम तो है, लेकिन इट एज्यूम्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ऐसा आप लिक्विड के लिए कह सकते हैं। अच्छा, गैस क्या है? कंटेनर को पूरी तरह फिल करता है। अगर आप थोड़ी सी गैस भी किसी कंटेनर में रखोगे तो पूरी तरह से उसको फिल कर देता है, और जिस कंटेनर में रखोगे वो पूरा उसको फिल करेगा, तो उसी का शेप भी अज्यूम कर लेगा। मतलब ना इसका डेफिनेट शेप है, ना ही डेफिनेट उसका वॉल्यूम है। जिस कंटेनर में रहेगा पूरी तरह उसको फिल करके उसके अंदर गैस रहेगी। ठीक है। लो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, जो सॉलिड्स होते हैं उसको हीट करने पे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करते हैं, बहुत कम एक्सपेंड करते हैं। लिक्विड के साथ भी वैसा ही है, ये भी बहुत कम एक्सपेंड करते हैं। बट गैस बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करती है भाई। आपने देखा होगा जैसे गर्मियों के टाइम में कभी कभी जो व्हीकल्स होते हैं उनके ट्यूब्स फट जाते हैं। उनके अंदर जो गैस होती है गर्मियों के टाइम में ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो एक्सपेंड करती है, और उसके एक्सपेंशन की वजह से ही ट्यूब फट जाते हैं। तो गैस बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंशन शो करती है ड्यूरिंग हीटिंग। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की मॉडरेट डेंसिटी होती है, और गैस की लो डेंसिटी होती है, बहुत कम होती है। सॉलिड कंप्रेसिबल बिल्कुल नहीं है। लिक्विड कुछ हद तक, बहुत ही माइन्यूट एक्सटेंट तक कंप्रेसिबिलिटी शो करता है, लेकिन गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है। मतलब एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम अगर गैस है तो उस गैस को हम कंप्रेस करके बहुत छोटे वॉल्यूम में भी ला सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। अच्छा, सॉलिड फ्लो नहीं करता। ये फ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड और गैस ये दोनों शो करते हैं, ये दोनों शो करते हैं फ्लो की प्रॉपर्टी। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहती है, स्ट्रांग रहती है। इसमें मॉडरेट रहती है लिक्विड में, और गैसेस में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होती है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि कोई सॉलिड क्यों होता है, कोई लिक्विड क्यों होता है, कोई गैस क्यों होता है, अट्रैक्शन की वजह से। जैसा अट्रैक्शन होगा उसी हिसाब से वो सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में होगा। मोशन लिमिटेड टू वाइब्रेशनल मूवमेंट, इसमें स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली पैक्ड रहते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर में, तो वो मूवमेंट ज़्यादा नहीं शो करते हैं। वो क्या है, अपनी ही पोजीशन पे केवल वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूजन शो करते हैं, मतलब कि उस पूरे बल्क में एक जगह से दूसरी जगह तक वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं, वो डिफ्यूज़ होते रहते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत ही रैपिड डिफ्यूजन शो करते हैं, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो तुरंत डिफ्यूज़ होके पहुंचता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंस पढ़े। आगे बात करें कि फिजिकल क्लासिफिकेशन तो स्टेट ऑफ मैटर की हमने देखी, केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए केमिकल क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजेनस और हेट्रोजेनस ये दो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं, यानी किसी भी जो सब्सटेंस हमारे सामने है वो होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है, ये इसमें हमको समझ में आना चाहिए क्लासिफिकेशन में। क्या कि मटेरियल इज होमोजेनस इफ इट हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि वो जितना भी सब्सटेंस आपके सामने दिया गया है उसमें हर पॉइंट पर एक जैसा कॉम्पोजिशन होगा। जितने भी उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके का होगा कि होमोजेनिटी हो। ठीक है ना। एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट, और हर पॉइंट पे अब होमोजेनिटी होगी। जब एक जैसा चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, थ्रू आउट, एक जैसी होगी हर एक पॉइंट पे। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, अगर वो पूरे सिस्टम में एक ही फेज आपको नज़र आ रहा है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में नज़र आ रहा है या तो गैस फॉर्म में नज़र आ रहा है,
या तो सॉलिड फॉर्म में नज़र आ रहा है। अगर पूरे सिस्टम में केवल आपको एक फेज नज़र आ रहा है तो भी वो क्या है, होमोजेनस। तो दो बातों पे ध्यान देना बेटा, क्या कि या तो सिंगल फेज में नज़र आ रहा हो तो वो होमोजेनस होगा, उसमें आपको दो अलग चीज़ें नज़र ना आ रही हो, भले दो चीज़ें प्रेजेंट हों बट आपको सिंगल एक फेज नज़र आ रहा हो तो वो होमोजेनस माना जाएगा। एक पॉइंट, या दूसरा पॉइंट आप ऐसे समझ लो कि हर एक पॉइंट पे उसका यूनिफॉर्म क्या हो, कॉम्पोजिशन हो, तो वो होमोजेनस है। ठीक। हेट्रोजेनस में क्या है, अ मटेरियल इज हेट्रोजेनस इफ इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फेज। अगर आपने कोई दो चीज़ों को मिलाया, तीन चीज़ों को मिलाया, चार चीज़ों को मिलाया और उसमें आपको डिफरेंट फेज नज़र आ गया, जैसे मान लो तुमने शुगर को जब तुमने पानी में मिलाया, ठीक से सुनो, तुमने शुगर लिया, ठीक है, तुमने वाटर लिया और तुमने दोनों को मिला दिया, तो तुमको मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसमें चीनी नज़र आती है क्या, अलग से नहीं आती है ना, केवल क्या नज़र आता है, चारों तरफ लिक्विड लिक्विड लिक्विड। तो तुमने दो चीज़ों को मिलाया बट नज़र केवल सिंगल फेज आ रहा है, इसका मतलब कि वो होमोजेनस सिस्टम बना है जो भी बना है। तो चीनी को वाटर में मिलाओगे, होमोजेनस सिस्टम बनेगा, ठीक है। लेकिन वहीं तुम जरा ऑयल को वाटर में मिला के देखो तो तुमको वाटर अलग और ऑयल अलग तैरता हुआ नजर आएगा उसकी सरफेस पे। तो यहाँ तुमको डिफरेंट फेज नजर आ गया ना, अलग अलग चीजें नजर आ गई ना, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजेनस सिस्टम। ठीक है। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस को समझने के बाद हम आगे बात करें मैटर में। देखो, मैटर समझो, कैन इट बी फिजिकली सेपरेटेड। अगर मैटर को, आपके सामने जो भी मैटर दिया है, आप उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, अगर आंसर है कि हाँ कर सकते हैं, यस, तो उसे हम मिक्सचर कहेंगे। मतलब मेरे सामने कोई चीज़ पड़ी है और मैं उसमें कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ फिजिकली, तो वो फिर मिक्सचर है। ठीक। और अगर मैं फिजिकली उसको सेपरेट नहीं कर सकता तो फिर वो प्योर सब्सटेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आप फिजिकली चीज़ों को सेपरेट कर पा रहे हो कंपोनेंट्स में तो मिक्सचर, और फिजिकली सेपरेट नहीं कर पा रहे हो कंपोनेंट्स में तो वो प्योर सब्सटेंस है। आगे बात करें, मिक्सचर की बात करें कि मिक्सचर का अगर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है या नहीं, इस बात को देखा जाए। अगर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, यस है आंसर, तो उसको हम लोग होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। याद रखना, मैंने मिक्सचर में क्या कहा, कॉम्पोजिशन चेक करो। अगर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, यस, तो वो होमोजेनस मिक्सचर, उसको सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन वहीं अगर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर उसको हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस पे कि प्योर सब्सटेंस कैन इट बी केमिकली डिकम्पोज्ड। इसका आंसर दो कि जो प्योर सब्सटेंस आपके सामने पड़ा है, अगर आप उसको केमिकली डिकम्पोज कर सकते हो या नहीं कर सकते, दो ही बात हो सकती है, कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आंसर है कि नहीं कर सकते, मान लो आपके सामने जो प्योर सब्सटेंस है उसको आप केमिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो वो प्योर सब्सटेंस फिर एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट। प्योर एलिमेंट को आप केमिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक। अगर आप किसी प्योर सब्सटेंस को केमिकली डिकम्पोज कर पा रहे हो, यस है आंसर कि हाँ कर पा रहे हैं, तो फिर वो एलिमेंट नहीं है, फिर वो कंपाउंड है। कई एलिमेंट्स से बना हुआ क्या है, कंपाउंड। प्योर एलिमेंट को आप केमिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन प्योर कंपाउंड को आप केमिकली डिकम्पोज कर सकते हो। और सुनो, कंपाउंड्स हम जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री में दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यही सब पाया जाता है। और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको मिलाकर जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड्स बेसिकली हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक। और एक बात मैं बताऊं कि जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, ये हम ट्वेल्थ में चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें इसका भी क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि उसमें दो कैटेगरी होती है, एक कोलॉइड्स कहलाते हैं, एक सस्पेंशन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जो कफ सिरप होता है ना, जो खांसी के लिए डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कफ सिरप, उसको डॉक्टर कहता है कि उसको पीने से पहले थोड़ा सा शेक कर लेना, क्योंकि उसमें जो दवाई होती है वो एक दूसरे में अच्छी तरह मिक्स नहीं होती।
तो इसलिए ऑटो से शेक करने के लिए कहता है, वो सस्पेंशन के फॉर्म में रहती है। और आप देखोगे अगर ध्यान से, तो आपको उसमें अलग अलग क्या नज़र आ रहे होंगे, स्टेट्स नज़र आ रहे होंगे, अलग अलग फेज नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो कोलॉइड, जैसे कि होम्योपैथी की दवाइयाँ होती हैं, होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें आप देखोगे तो पूरा अल्कोहलिक बेस नज़र आता है, उसके अलग अलग पार्टिकल्स, जो दवाई की पार्टिकल्स हैं वो नज़र नहीं आते हैं, बस ऐसा लगता है कि एक लिक्विड है। होम्योपैथी की हर दवाई लिक्विड नज़र आती है, बट एक्चुअली उस लिक्विड के अंदर भी कुछ होता है, हमको अपनी आंखों से नज़र नहीं आ रहा है, तो उसे हम कोलॉइड कहते हैं। वो होता हेट्रोजेनस है, बट वो कोलॉइड है, हमको आंखों से नज़र नहीं आ रहा है उसके अलग अलग पार्टिकल, बट सस्पेंशन में हमको उसके पार्टिकल्स आंखों से नज़र आते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा, अब आगे मुझे इसमें डिस्कस करना है एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो देखें, मैंने बोला ना डेफिनेशन से बहुत ध्यान दिया करो और कीवर्ड्स पे ध्यान दिया करो, ठीक है। एलिमेंट्स, एन एलिमेंट इज यूजुअली डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। पहली बात तो ये कि प्योर सब्सटेंस का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, पहला पॉइंट। विथ डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब हर एलिमेंट के अपना जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक अलग सा होता है, एंड विच कैन नीदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। मतलब ना तो इसको और सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता है और न ही और सिंपल सब्सटेंस से बनाया जा सकता है बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड। ये डेफिनेशन है एलिमेंट की। लेकिन ये जो डेफिनेशन आपने अभी पढ़ी, ये ओल्ड डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन एक्चुअली गलत है। तो सर आपने फिर पढ़ाई क्यों अगर गलत है तो? ये मैंने इसलिए पढ़ाई ताकि आपको इसमें गलती मालूम कर सक, आपको बता सकूं कि भाई इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए डेफिनेशन बताई मैंने। देखो पुरानी डेफिनेशन में ये जो बात यहाँ लिखी गई है ना, कि हम उसको किसी सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते या सिंपल सब्सटेंस से बना नहीं सकते, ये गलत है, ठीक। जब डेफिनेशन आई थी तो उस हिसाब से ये सही थी, बट फिलहाल हम किसी एलिमेंट को और सिंपल सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं और सिंपल सब्सटेंस से किसी एलिमेंट को बना भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये डेफिनेशन अब करेक्ट नहीं है, उसमें ये वाला पार्ट करेक्ट नहीं है, ये जो लिखा गया ना, विच कैन नीदर बी ब्रोकन इनटू और नॉट बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल और फिजिकल, ये पॉइंट इसमें गलत है, बाकी ठीक है। तो यानी इसमें सही आप बस इतना ध्यान दो कि एन एलिमेंट क्या हो जाएगा इसमें, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। किसी भी प्योर सब्सटेंस का वो फॉर्म, एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस, कोई भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें केवल एक टाइप ऑफ पार्टिकल पाया जाता है, बस, ठीक। द पार्टिकल में भी एटम और मॉलिक्यूल, ठीक। तो किसी एक टाइप का एटम हो या किसी एक टाइप का मॉलिक्यूल हो तो वो एलिमेंट कहलाता है। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे मान लो कि सोडियम एटम, अगर मेरे पास एक सैंपल है जिसमें बहुत सारे छोटे 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 सोडियम एटम्स हैं, ठीक है, तो वो जो सैंपल है वो एक्चुअली किसका सैंपल है, सोडियम एलिमेंट माना जाएगा और वो एटम्स का बना है। मान लो मेरे पास एक सैंपल है जिसमें Cl2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, Cl2 क्या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, तो Cl2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, लेकिन इसमें कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है ना, केवल क्लोरीन ही तो है, तो ये भी एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है ना। तो सोडियम का तो मोनो एटॉमिक होता है, एक एटम का बना होता है, तो सोडियम जो है एक एटम का बना हुआ, ठीक है, एटॉमिक एलिमेंट है। लेकिन जो क्लोरीन होता है वो Cl2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, तो वो मॉलिक्यूलर सैंपल है लेकिन वो भी एलिमेंट है। आई बात समझ में, सोडियम भी एलिमेंट है और क्लोरीन Cl2 भी एलिमेंट है, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस हैं और वो सिंगल पार्टिकल के बने हैं। ये सोडियम सोडियम एटम का बना है और ये Cl2 मॉलिक्यूल का बना है, ठीक है। अच्छा, इसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट में हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे, मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं और मेटलॉइड्स आते हैं, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एलिमेंट की क्लासिफिकेशन है ये, देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स एलिमेंट्स, मैंने बोला मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स के बाद बता रहा हूँ। मेटल्स मैलेबल होते हैं, मैलेबल यानी कि उसको
हम हैमर कर करके पतली शीट बना सकते हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे गोल्ड और सिल्वर को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे मेटल मेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये जनरली बहुत से मेटल मेलेबिलिटी शो करते हैं। कुछ डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि हम उसको हैमर कर करके पतला क्या है, रॉड बना सकते हैं। तो अगर शीट बनाएंगे तो मेलेबल हो गया, और रॉड बना सकते हैं अगर लंबी सी पतली सी, तो डक्टिलिटी शो कर रहा है। तो दे आर नॉट मेलेबल नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, वो ब्रिटल होते हैं और टूट जाते हैं। ठीक है, जबकि जो मेटल्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं, वो जो या तो मेलेबिलिटी शो करते हैं, शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, पतले पतले रॉड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। हीट भी उसमें से अच्छी तरह पास करती है मेटल से, और इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से पास करती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अच्छा, जो मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो चमकती है, शाइन करती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, दे आर नॉट लस्टरस। मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर मेटल का मान लो कोई एक ऐसा पतला सा रॉड है, उस पर एक मैंने भारी सा वेट लगा दिया है, तो ये उसको संभाल सकता है और इसे डिफॉर्म नहीं होगा ज़्यादा। दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब वो बहुत ज़्यादा वेट संभाल सकता है बिना बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन के। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इस तरह की टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं शो करते हैं। अच्छा, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट मेटल्स नहीं होते हैं, वो भी होते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम सब क्या है, हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। बट मेटल्स इन जनरल दे आर हार्ड। ठीक। देखो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में क्या है, बहुत से एक्सेप्शंस आते हैं। तो जहाँ भी ऐसे लिखा है ना जनरली दे आर हार्ड, मतलब एक्सेप्शन की बात है, वहाँ एक्सेप्शंस भी होंगे। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड बट सम आर सॉफ्ट मेटल्स ऑल्सो। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बट कुछ नॉन मेटल्स बहुत हार्ड भी होते हैं। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का जो डायमंड फॉर्म है वो बहुत ही हार्ड होता है। बट जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट। अच्छा, मेटल्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड पाए जाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मरकरी का एक्सेप्शन है, ये लिक्विड होता है। अच्छा, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ जो हैं सॉलिड होंगे, जैसे फास्फोरस और सल्फर सॉलिड होते हैं, और लिक्विड भी हो सकते हैं कुछ, जैसे ब्रोमीन लिक्विड होता है। गैस भी हो सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन गैस भी होते हैं। तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड और जनरली मेटल्स सॉलिड में ही पाए जाते हैं। एक्सेप्शन मरकरी है। ठीक है। इसके बाद आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड जो है दोनों के बीच का है, मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। दोज एलिमेंट्स विच possesses the characteristic of both metals as well as non metals, मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। एग्जाम्पल है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी हम लोग जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हम और भी चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल मैंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। एलिमेंट्स के बाद प्योर सब्सटेंस में आपने पढ़ा था, आते हैं क्या, कंपाउंड्स, है ना। प्योर सब्सटेंस की दो कैटेगरी थी, एक एलिमेंट थी और एक कंपाउंड्स की थी। तो कंपाउंड्स क्या हैं, देखो कई सारे एलिमेंट्स से मिलकर जगह जो बनता है वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, होता प्योर सब्सटेंस है, कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट, कम से कम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, combined together in a fixed proportion by mass, और उनका मास फिक्स होना चाहिए जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, which can be decomposed into its constituent element by suitable chemical method, किसी ना किसी केमिकल मेथड से आप उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सको, उसको डिकम्पोज करके। तो ये तीन बातें इसमें हैं, फिर से सुन लो। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास में, और उनको डिकम्पोज करके एलिमेंट्स को अलग अलग किया जा सकता है किसी न किसी सुटेबल केमिकल मेथड से। तो कंपाउंड, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ये बताओ कि H2O एक कंपाउंड है कि नहीं है।
बोलोगे कि हाँ H2 एक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के एलिमेंट से बना है। पहली बात क्लियर हो गई। अच्छा, जब भी H2O बनेगा उसमें से दो H2O और एक ऑक्सीजन होगा, तो ये भी फिक्स है ना इसका मतलब वाटर जब भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि वाटर बनेगा तो आप उसमें कभी H3O ले लोगे, कभी H4O ले लोगे, ऐसा नहीं है। आपको जब भी लेना होगा वो H2O ही रहेगा। तो यानी H2O वाटर एक कंपाउंड है ये एक, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेशियो में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा भी है कि वाटर को अगर आप डिकम्पोज करोगे तो डिकम्पोजिशन करके हम इसमें से H2 और O2 वापस बना सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। याद रखना, वाटर से हम वापस H2 और O2 बना सकते हैं, मेरी इस बात को याद रखना, आगे आपको बात समझ में आएगी। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या है, तीन तीन बातें बताई मैंने, कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़े हों, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में जुड़े हों, और वो डिकम्पोज करके वापस उन एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया सकते हो, दैट इज कंपाउंड। आगे देखें, the properties of a compound are completely different from those of its constituent element। ये भी important point है, क्योंकि जैसे H2O तुमने लिया ना, H2O में हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, H2O की प्रॉपर्टी उनसे डिफरेंट है। तो जब एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपने एलिमेंट्स से डिफरेंट होती है, ठीक है। देखिए बेटा, फिलहाल हम आगे डिस्कस कर रहे हैं मिक्सचर्स क्या है। अभी हमने डिस्कस किया प्योर सब्सटेंस, ध्यान देना, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं। अभी का डिस्कस कर रहे हैं मिक्सचर, ठीक है। तो सुनो, मिक्सचर देखिए, मिक्सचर में अ मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन दो या दो से डिफरेंट तरह का सब्सटेंस वो होना चाहिए, ठीक है, इन एनी प्रपोर्शन। कंपाउंड में ध्यान देना, एलिमेंट्स थे इन डेफिनेट प्रपोर्शन। मिक्सचर में टू और मोर सब्सटेंस हैं इन एनी प्रपोर्शन, इज कॉल्ड अ मिक्सचर, ठीक। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जबकि कंपाउंड्स में क्या था, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, बट इसकी प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से मैच करती है, ठीक है। A mixture can be separated into its constituent by simple physical method, ठीक है। कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए स्पेशल केमिकल मेथड चाहिए, लेकिन जो मिक्सचर है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग अलग उसके सेपरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सिंपल फिजिकल मेथड चाहिए बस। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स से आपको डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा इन डेफिनेशंस में, ठीक है। अब जैसे मान लो एक मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम, मैंने O2 और N2 का एक मिक्सचर बनाया। O2 गैस अलग है, N2 गैस अलग है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मिक्सचर कहलाएगा, क्लियर है। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे मान लो मैं N और O को मिलाकर NO2 बनाऊं तो NO2 एक गैस है, याद रखना NO2 गैस है, और ये जो है एक मिक्सचर नहीं है, ये एक कंपाउंड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक गैस है और ये एक कंपाउंड है, और कंपाउंड और एक प्योर सब्सटेंस कहलाएगी, कंपाउंड और क्या कहलाएगी, प्योर सब्सटेंस। लेकिन वहीं N2 गैस अलग आइडेंटिटी है, N2 अलग आइडेंटिटी है, इनको आपस में एक साथ रखोगे तो वो मिक्सचर कहलाएगा। बट वहीं N और O एलिमेंट को इस तरीके से 1:2 रेशियो में जोड़कर एक नया कंपाउंड बनाओगे, एक नया मॉलिक्यूल बनाओगे, ये NO2, तो वो एक नया कंपाउंड कहलाएगा। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं, ये तो मिक्सचर्स होते हैं। अब ये बताओ कि N2 और O2 का जो मिक्सचर है मेरे सामने, ये जो मैंने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, क्या इसमें फिट बैठ रहा है। देखो, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर है, हाँ ठीक है, ये दो एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर है, ये किस प्रपोर्शन में है, कोई फिक्स प्रपोर्शन है क्या, बोलोगे नहीं। आप
चाहे जितना ऑक्सीजन गैस ले लो, चाहे जितना N2 गैस ले लो, कोई कम रखो कोई ज़्यादा रखो, एक बार तुम O2 ज़्यादा रखो N2 कम रखो, एक बार तुम N2 ज़्यादा रखो O2 कम रखो, मिक्सचर कहलाएगा वो। यानी इस मिक्सचर का तो कोई प्रोपोर्शन फिक्स है ही नहीं, कितना मर्जी जितना मर्जी ले लो। लेकिन NO2 में फिक्स है भाई, एक N होना चाहिए और दो O होना चाहिए। यहाँ पे रेशियो फिक्स था, मिक्सचर में फिक्स नहीं है। अच्छा, NO2 में N और O की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो NO2 से डिफरेंट होंगी, लेकिन ये जो मिक्सचर है ना O2N2 का, इस मिक्सचर में O2 की आइडेंटिटी अपनी है, वो प्रॉपर्टी शो करेगा, और N2 की आइडेंटिटी भी अपनी है, वही प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस मिक्सचर में उन दोनों कंपोनेंट की प्रॉपर्टी वो शो करेंगे। और इन दोनों O2N2 को तुम सेपरेट भी कर सकते हो, हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम एयर से O2 और N2 को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मान लो कि मैं एक और मिक्सचर की बात करूं, मैं सैंड को, रेत को वाटर में मिला दिया, तो ये मिक्सचर है कि नहीं है? बोलोगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग सब्सटेंस को मिलाया गया है। पहली बात, किस प्रपोर्शन में मिलाया गया है वो फिक्स नहीं है, कितना भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं वो फिक्स नहीं है। और सैंड और वाटर को मिलाओगे तो सैंड अलग नज़र आएगा, वाटर अलग नज़र आएगा, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटीज अलग नज़र आएंगी, दोनों की तुम वहाँ पे प्रॉपर्टी देख सकते हो। उस पूरे मिक्सचर में सैंड भी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, वाटर भी शो कर रहा होगा, और दोनों को तुम सेपरेट भी कर सकते हो फिल्टर पेपर से आसानी से। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये हो गया मिक्सचर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, आयरन क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, ठीक है? आयरन एक प्योर एलिमेंट है, सल्फर एक प्योर एलिमेंट है, हालांकि सॉल्ट एक कंपाउंड है। मैंने क्या किया, इन तीनों को मिला दिया। अब बताओ क्या है? बोलोगे अब तो ये मिक्सचर है, अब तो ये मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर कई अलग अलग चीज़ों से, ये दो एलिमेंट्स और एक कंपाउंड को मिलाकर बना है। और क्या इसकी तुमने प्रोपोर्शन फिक्स कर रखी है? बोलोगे नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कम कोई भी ज़्यादा, कोई फिक्स प्रोपोर्शन है नहीं। इसको तुम सेपरेट कर सकते हो क्या? तो बोलोगे हाँ कर सकते हैं। देखो कैसे, सेपरेटेड बाय मैग्नेट। अगर तुम इसके मिक्सचर में मैग्नेट को मूव करो तो कौन सेपरेट हो जाएगा? बोलोगे आयरन। ठीक है, तो तुमने मैग्नेट यूज़ किया और आयरन सेपरेट हो गया। अब क्या बचा उसके अंदर? बोलोगे सल्फर बचा, और साथ में क्या बचा? सॉल्ट बचा। सल्फर और क्या बचा? सॉल्ट। ठीक, अब उन दोनों में देखो आयरन तो यहीं अलग हो चुका है, अब जो बचा है वो है सल्फर और सॉल्ट। सल्फर जो है CS2 कार्बन डाई सल्फाइड, ये सॉल्वेंट होता है, इसमें डिसॉल्व कर जाता है। तो इस मिक्सचर को, इस बचे हुए मिक्सचर को आयरन निकलने के बाद मैंने CS2 में डिसॉल्व किया, तो भैया सल्फर तो डिसॉल्व हो गया। तो जो डिसॉल्व हो गया वो वहीं रह गया, जो डिसॉल्व नहीं हुआ वो है सॉल्ट। तो सॉल्ट बच गया, वो फिल्टर हम कर लेंगे अलग। सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल इन CS2, क्योंकि सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होता है। तो CS2 में जो डिसॉल्व स्टेट में रह जाएगा वो सल्फर है, और सॉल्ट को हम क्या कर लेंगे अलग से फिर फिल्टर, क्योंकि जब चीज़ें डिसॉल्व नहीं करती है तो फिल्टर आउट हो जाती हैं। ठीक है, वाटर इज सॉल्युबल, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे मैग्नेट को यूज़ करके और CS2 सॉल्वेंट को यूज़ करके फिर वाटर यूज़ करके इन तीनों कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हो। क्लियर है? इसीलिए ये एक मिक्सचर है। तो अब हम बात करते हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। देखो, those mixture in which substance are mixed together and are indistinguishable from one another, जब वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश ना किया जा सकता हो। जैसे शुगर और पानी को तुमने मिलाया, वाटर मिलाया, तो तुम उन दोनों को अलग अलग पहचान पाते हो क्या आंखों से? नहीं। तो वो होमोजेनस मिक्सचर है। लेकिन जब तुम सैंड को वाटर में मिलाते हो, जब तुमने शुगर को वाटर में मिलाया, तो वो होमोजेनस है, क्योंकि वो अलग अलग नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल है वो। लेकिन जब तुम सैंड को वाटर में मिला रहे हो तो सैंड तुमको अलग नज़र आ रहा है, वाटर अलग नज़र आ रहा है, बहुत आसानी से फिल्टर भी हो जा रहा है। तो दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस रिमेन सेपरेटेड, वो अभी भी सेपरेटेड फॉर्म में है, तो वो हेट्रोजेनस है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है होमोजेनस का। जो शुगर सॉल्यूशन है, अगर तुमने मान लो कि एक बड़ा सा
जग लिया और उसमें पानी लिया और चीनी मिला दिया, शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो हर एक पॉइंट पे जो मिठास है वो सेम रहेगी। मतलब कॉम्पोजिशन क्या है शुगर का, सेम है, समझे। लेकिन जब तुम सैंड को वाटर में मिलाओगे तो भैया कहीं ज़्यादा रेत होगी, कहीं कम रेत होगी उसमें, है ना। नीचे की तरफ ज़्यादा रेत होगी, ऊपर की तरफ क्या होगी, कम। तो वो कॉम्पोजिशन कांस्टेंट नहीं होता थ्रू आउट द सिस्टम, वो हेट्रोजेनस कहलाता है। component of homogeneous mixture cannot be visible with naked eye। आप homogeneous mixture के components को naked eye से नहीं देख सकते अलग अलग, लेकिन आप heterogeneous mixture के components को naked eye से देख सकते हो। अब जैसे शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन, जब तुम चीनी या नमक को पानी में मिलाते हो देख पाते हो क्या अलग अलग, चीनी नमक दिखाई देता है क्या, नहीं। तो वो होमोजेनस मिक्सचर्स हैं, ठीक। लेकिन जब तुम शुगर और सैंड को मिलाओ, टेबल पे शुगर और सैंड को मिला दो, तो तुमको शुगर अलग नजर आएगी भाई, सैंड अलग नजर आएगा, तो वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है। अच्छा मिल्क क्या है, मिल्क, बेटा मिल्क भी मिक्सचर होता है ना मिल्क। जब तुम गर्म करते हो देखो ऊपर मलाई जम जाती है, तो मिल्क हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक। या उसको चर्न करोगे तो उसमें से मक्खन निकल आता है, बाकी लिक्विड अलग हो जाता है, यानी उसमें भी दो अलग अलग स्टेट्स हैं। आई बात समझ में। तो मिल्क क्या है, हेटेरोजेनस है, तभी तो वो अलग अलग हो गया। बट क्या चर्न करने से शुगर अलग हो जाता है क्या सॉल्यूशन से, नहीं। बट मिल्क से चर्न करने से मक्खन अलग हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मिक्सचर और कंपाउंड्स की। देखो मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या क्या डिफरेंस है कि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है और मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं होता। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, मिक्सचर मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिक्सचर में द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। आप जब दो चीज़ों को मिलाते हो ना, ए प्लस बी, आप किसी भी रेशियो में मिलाओ, चाहे ए ज़्यादा लो चाहे बी ज़्यादा लो, लेकिन कंपाउंड में जो भी चीज़ें होती हैं वो फिक्स्ड रेशियो बाई मास में होती हैं। H2O में 2H और एक ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। अमोनिया NH3 में एक N और 3H का होना ज़रूरी है। CH4 में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, तभी तो वो कंपाउंड है। बाकी तुम अगर दो चीज़ों को मिला रहे हो किसी भी रेशियो में तो फिर कंपाउंड नहीं, फिर वो मिक्सचर है। मिक्सचर में और मे नॉट बी होमोजेनस इन नेचर। मिक्सचर जो है वो होमोजेनस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। लेकिन कंपाउंड्स हमेशा होमोजेनस नेचर का होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर और प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। आपने ए और बी को मिलाया है और वो एक मिक्सचर अगर है तो वो ए और बी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, अपनी आइडेंटिटी वहाँ शो करेंगे। लेकिन जब H2O बन गया तो H और O अपनी प्रॉपर्टी अलग नहीं शो करेंगे। अब H2 की प्रॉपर्टी अलग ही होगी। NH3 में N और H की प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं शो करेगा वो, NH3 की प्रॉपर्टी कुछ अलग ही होगी। CH4 में C और H की प्रॉपर्टी अलग नहीं शो करेगा वो, CH4 की प्रॉपर्टी अलग होगी। यानी प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन इजीली बी सेपरेटेड। मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप अलग कर सकते हो आसानी से, लेकिन कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करना मुश्किल होता है। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। बात को समझना, मिक्सचर का बनना एक फिजिकल चेंज है। ए और बी को जब तुमने मिलाया मिक्सचर बनाया तो ये एक फिजिकल चेंज है, इसकी कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जब कंपाउंड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज नहीं, दिस इज केमिकल चेंज। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, सही कर लेंगे इसको, केमिकल चेंज, ठीक। कंपाउंड्स का बनना केमिकल चेंज की वजह से है, मिक्सचर का बनना फिजिकल चेंज माना जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर डज नॉट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी और हीट। जब मिक्सचर बनता है तो उसमें हीट एनर्जी, हीट या एनर्जी लगती, एब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन नहीं होता, ना लगती है ना निकलती है। लेकिन जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो जनरली इट इज accompanied बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट और एनर्जी। चाहे हीट या एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है कंपाउंड बनते समय या तो इवॉल्व होती है, ठीक।
दी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर आर यूजली नॉट शार्प। भाई दो चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक, प्योर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली शार्प होता है, मतलब एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है, वो एक रेंज पर धीरे धीरे पिघलता है या उबलता है। लेकिन जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दे जनरली पजेसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट 450 डिग्री सेल्सियस है तो 450 डिग्री सेल्सियस पर ही वो बॉईल करेगा। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 700 डिग्री सेल्सियस है तो वो 7 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट करेगा। बट यहाँ पे वो फिक्स नहीं होता, यहाँ पे रेंज होता है, एक पर्टिकुलर रेंज पे वो मेल्ट या बॉईल करता है। अच्छा बताओ एटम क्या होता है। अब हम बात करें एटम की, तो देखो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी है एलिमेंट, और एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम, which may or may not be capable of independent existence। और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एंटाइटी है एक, वो एटम है। अब जैसे मान लो एटम्स ऑफ आयरन गोल्ड सिल्वर दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। बट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अब हाइड्रोजन के दो एटम मिलके H2 बनाते हैं, ऑक्सीजन के दो एटम मिलके O2 बनाते हैं, नाइट्रोजन के दो एटम मिलके N2 बनाते हैं। तो उनके एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो एटम दो तरह के होते हैं। बात को समझना, एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी है वो एटम है, और एटम दो तरह के हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करने वाले और जो कि कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। देखो मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लेकिन एलिमेंट्स या कंपाउंड का, कुछ एलिमेंट्स, सबका तो नहीं, कुछ एलिमेंट्स और सभी कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी है पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें मॉलिक्यूल पाया जाता है ना, जैसे फ्लोरीन में F2, क्लोरीन में Cl2, ऑक्सीजन में O2। ठीक है, तो ये जो है मॉलिक्यूल्स ये सब एलिमेंट्स हैं। फास्फोरस P4, सल्फर एसिड, ये सब एलिमेंट्स हैं, लेकिन देख रहे हो एसिड में 8 सल्फर एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है। फास्फोरस P4 में 4 फास्फोरस एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक, तो ये सब मॉलिक्यूल्स हैं और ये पर्टिकुलर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा कंपाउंड्स में तो फिर बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स आप जोड़ो तो बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे। अब मॉलिक्यूल्स पे अगर हम और बात करें, तो किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात करें तो ये सब H2 O2 F2 O3 भी तो वही है ना, सारे के सारे O एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है। Cl2 P4 एसिड I2, ये सभी पर्टिकुलर एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं और एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट्स को शो करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, और कंपाउंड्स को शो करने वाले मॉलिक्यूल्स में अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे सल्फ, इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है। तो ये कहलाता है हेट्रो एटॉमिक। इनको कहते हैं अलग अलग एटम से बना हुआ हेट्रो एटॉमिक। और ये जो ऊपर आपने पढ़े ये सब में सेम तरह का एटम था, इसीलिए होमो एटॉमिक। अब एसिड में 8 एटम तो हैं लेकिन सब सल्फर 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 हैं, इसीलिए होमो एटॉमिक। अब CH4 में 5 एटम हैं, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन का, तो डिफरेंट एटम्स हो गए ना, तो हेट्रो एटॉमिक। तो मॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं, होमोटॉमिक हेट्रोएटॉमिक। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ ये सब क्या है। डीजल पेट्रोल केरोसिन ब्रास ब्रोंज, इथेनॉल को वाटर में मिला दो, इथेनॉल अल्कोहल होता है, वाटर में मिला दो। तो ये जो पूरी कैटेगरी है ये खास तरह कैटेगरी है, मुझे बताना है क्या है ये। ठीक है, ऐसे ही मिल्क और स्मोक, ये भी जो कैटेगरी है खास तरह कैटेगरी है।
तो बात को समझो, ये भी मिक्सचर्स होते हैं। तुम्हें पता है डीजल प्योर सब्सटेंस नहीं है, डीजल मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का। पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन्स का एक अलग मिक्सचर है। केरोसिन भी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। ब्रास दो अलग अलग मेटल्स का एलॉय है। ब्रोंज दो अलग अलग मेटल्स का एलॉय है। इथेनॉल वाटर एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है। मिल्क अभी हमने बात की, मिक्सचर है। स्मोक जानते हो, धुआं जो हो, धुआं मतलब गैसेस स्टेट होते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसी से धुआं बनता है। तो ये भी क्या है, एक मिक्सचर है। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनस। तो बताओ कौन क्या है। ये तुमने जो ऊपर वाला पूरा सेट यहाँ तक पढ़ा, डीजल भी होमोजेनस होता है। तुमको डीजल में अलग अलग कंपोनेंट नजर आएंगे नहीं, जबकि होते हैं। पेट्रोल में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, बट नजर नहीं आएंगे तुमको अपने नेकेड आई से। कैरोसिन में भी होते हैं कंपोनेंट्स। तो इससे ये सब मिक्सचर है, ब्राज ही मिक्सचर है, लेकिन होमोजेनस मिक्सचर है। ब्रोंज भी होमोजेनस मिक्सचर है, दो अलग अलग मेटल्स का। इथेनॉल वाटर मिला दोगे तो दो चीज़ें मिली हैं, बट होमोजेनस है। और होमोजेनस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन। तो ये एक तरह के सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, मिल्क हेट्रोजेनस है, स्मोक हेट्रोजेनस है, और ये सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है। फिर हम बात करें कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, आपको मैच करना है। चलो जल्दी से मैच कर दो। देखो, डायमंड क्या होता है। डायमंड पूरी तरह से कार्बन का बना होता है। कार्बन का बना होता है डायमंड, और कुछ नहीं होता डायमंड में, केवल और केवल कार्बन के एटम्स होते हैं। इसका मतलब कि डायमंड कार्बन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, वो एक प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। मिक्सचर नहीं, प्योर सब्सटेंस। तो ये मैच, दो मैच हो गया ये। तो डायमंड एक कार्बन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्योर सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो भैया ये कैल्शियम कार्बोनेट तो कंपाउंड हो गया ना, कई सारे एलिमेंट से बना हुआ है। तो ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंपाउंड भी तो प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एयर तुम्हें पता है, एयर जो है एक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैस है। एयर क्या होती है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो होमोजेनस मिक्सचर है ना, तो ठीक है, एक तरह का मिक्सचर है ये, प्योर सब्सटेंस नहीं है। एयर कोई एलिमेंट नहीं है, एयर कोई कंपाउंड नहीं है। ओजोन, O3 को ओजोन कहते हैं। ओजोन ये तीन ऑक्सीजन एटम से बना हुआ ऑक्सीजन का एक एलिमेंटल फॉर्म है। तो एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इसको एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो कैटेगराइज करना आना चाहिए, कोई कंपाउंड नहीं है ये ऑक्सीजन 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 से बना हुआ एक प्योर सब्सटेंस, और ऑक्सीजन का एक एलिमेंटल फॉर्म है। O2 भी है अलग से, और ये O3 ओजोन भी है, एलिमेंटल फॉर्म है। ठीक है। चलो अभी तुमको एक और मैथ दी फॉलोइंग करना है, इसमें करो मैथ दी फॉलोइंग। शुगर सॉल्यूशन क्या है, कफ सिरप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रेफाइट क्या है। देखो शुगर सॉल्यूशन अभी मैंने बताया कि चीनी और पानी मिला दियो, होमोजेनस नेचर का है ना, होमोजेनस नेचर का होता है ना, चीनी पानी नज़र नहीं आता ना। बट कफ सिरप याद करो, कोई कफ सिरप में मैंने बताया था ना कि शेक करते हैं उसके बाद पीते हैं। तो क्योंकि वो सस्पेंशन के फॉर्म में पाया जाता है, कफ सिरप जो होता है सस्पेंशन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हिलाना पड़ता है, पहले शेक करना पड़ता है। तो कफ सिरप एक्चुअली होमोजेनस नहीं, हेट्रोजेनस होता है। इसीलिए उसमें चीज़ें क्या बैठ जाती हैं, उसकी दवाई नीचे बैठ जाती है। ठीक, तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्योर सब्सटेंस है भाई, CO2 का बना हुआ, कार्बन ऑक्सीजन का बना हुआ एक प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है, कंपाउंड। और ग्रेफाइट डायमंड की ही तरह कार्बन का बना हुआ होता है। ग्रेफाइट में कुछ नहीं होता, केवल कार्बन 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 का डिफरेंट एक स्ट्रक्चर होता है। यानी ग्रेफाइट एक प्योर सब्सटेंस है, ग्रेफाइट एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन एलिमेंट। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेट्स ऑफ मैटर का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा।